गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लाज्मा साइंस एकेडमी। देखिए हम यूनिट फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दी थी, पेपर सेकंड जिसमें हमारा चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, पेपर सेकंड के अंदर हमारी जो यूनिट फर्स्ट थी उसका नाम था सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र को सबसे पहले हमें सदिश और अदिश के बारे में जाना। सदिश क्षेत्र तथा अदिश क्षेत्र, ये था अपना यूनिट फर्स्ट जिसको हम स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र को समझने से पहले हमने कल डिटेल में देखा था कि सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है। ये हम 12th तक पढ़ चुके हैं कि सदिश कौन सी राशियाँ होती है, वे भौतिक राशियाँ होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ उनकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। वो सारी राशियाँ तुम्हारी होती है सदिश राशियाँ। ठीक है, अदिश राशि कौन सी होती है? अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उसका परिमाण चाहिए, उसकी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो वो सारी राशियाँ तुम्हारी कहलाती है अदिश राशि। एक एग्जाम्पल भी देके बताया था। सामान्य रूप से अगर हम 5 किलोमीटर चल रहे हैं, मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर गई, तो मैंने केवल क्या बताया है, उसका परिमाण बताया है, ये नहीं बताया कि मैं किस डायरेक्शन में गई हूँ, कौन सी दिशा में गई हूँ। तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, केवल उसका परिमाण हो गया। तो वो जो राशि हुई वो कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैं 5 किलोमीटर राइट गई, ठीक है, तो राइट गई तो मैंने उसकी क्या बता दी? दिशा भी बता दी, मतलब उसका परिमाण और दिशा दोनों हमें ज्ञात है। ठीक है, तो वो जो राशि होगी वो तुम्हारी कैसी हो गई? एक सदिश राशि। उसके बाद हमने स्टडी की थी क्षेत्र की। क्षेत्र क्या होता है? किसी भी राशि का क्षेत्र, उसका कितना इफेक्टिव एरिया है, उसकी कितनी फील्ड है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी एक आवेश था, आवेश के कारण, उसके स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस आवेश के कारण उसका विद्युत क्षेत्र किस फील्ड तक फैला हुआ है, किस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक फैला हुआ है, वो क्या कहलाएगा? उसका फील्ड कहलाएगा, उसका क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? उसके बाद देखिए, यदि हम बात करते हैं किसी भी बिंदु की, तो किसी भी बिंदु को अगर हमें उसकी स्थिति का पता करना है तो उसकी स्थिति का एक एग्जैक्ट मान निकालने के लिए, एक यथार्थ मान निकालने के लिए हमें एक निकाय की, एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको अपन बोलते हैं निर्देश तंत्र। जैसे कि हमने यहाँ पे 3D एक निर्देश तंत्र माना था जिसके अंदर 3 डायरेक्शंस है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ये है तुम्हारी जेड डायरेक्शन। ये तीनों डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। ठीक, यहाँ पे हमने कोई भी एक राशि मान ली ए। ठीक है, अगर मुझे इस राशि का मान निकालना है, ठीक है, इस राशि की स्थिति का पता लगाना है कि ये राशि कहाँ पे स्थित है, तो हम क्या करेंगे? इसकी एक्स स्थिति निकालेंगे कि ये एक्स से कितनी दूरी पर है, ये वाई पर कितनी दूरी पर है और ये जेड बिंदु से कितनी दूरी पर है, या जेड जो इसकी अक्ष है उसमें किस बिंदु से उसकी स्थिति है, वो किस स्थिति पर है। तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे? उसके निर्देशांक निकालेंगे, एक्स, वाई और जेड। क्लियर? तो यहाँ पे अपन इस बिंदु की एग्जैक्ट स्थिति निकाल सकते हैं कि वो बिंदु कहाँ पर स्थित है। अगर हम इस बिंदु को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे निकाल लें, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसका मान निकालना चाहें तो यहाँ पे इसका मान अलग होगा, यहाँ पे x की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे y की वैल्यू अलग होगी और यहाँ पे z की वैल्यू भी अलग होगी। मतलब उसका जो मान है, जो उसकी स्थिति जो है वो किस पर निर्भर कर रही है? उसके निर्देशांक पर निर्भर कर रही है। अब देखिए, ये पूरा क्या हो जाएगा? इसका फील्ड हो जाएगा। यहाँ से लेके ये पूरा इसका जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? उसका क्षेत्र कहलाएगा। ये राशि है, अगर इस निर्देश तंत्र के अंदर अगर इसका मान इन बिंदुओं के निर्देशांक पर निर्भर कर रहा है तो ये पूरा जो एरिया होगा उसका, वो इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। अब देखिए, अगर ये राशि हमारे पास अदिश है, ठीक है, अगर अदिश राशि है तो ये क्या हो जाएगा? अदिश क्षेत्र हो जाएगा। और यदि हमारे पास ये जो राशि है वो एक सदिश राशि है तो इसका जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? एक सदिश क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? जैसे सदिश क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं?
एक सदिश क्षेत्र होते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, किसी भी चार्ज पार्टिकल की वजह से। कोई भी एक आवेश है, एक स्थिर आवेश है, तो स्थिर आवेश के कारण उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसका जो चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कौन सा क्षेत्र होता है, तुम्हारा सदिश क्षेत्र होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अदिश क्षेत्र की बात करें तो हम किसी भी बिंदुओं के बीच में जब विभव का मान निकालते हैं, किसी भी बिंदु पर विभव का मान निकालते हैं तो विभव क्या है, अपना एक अदिश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर में हम केवल उसका मान निकालते हैं, उसकी दिशा का हमें कोई भी पता नहीं होता। जैसे हमारे पास कोई भी हम मान लो हम बीमार पड़े हुए हैं, ठीक है, हमको फीवर हो गया, तो फीवर हो जाने पर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, उस जो हमारे पास उसका हमारा जो थर्मामीटर है उस पर टेम्परेचर बताता है कि इतने डिग्री इसको बुखार है, ठीक है, उसमें कोई दिशा तो नहीं बताता, तो टेम्परेचर क्या हो गई, एक अदिश राशि हो गई, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो राशि है जो कि उसके निर्देशांक पर निर्भर कर रही है, अगर वो राशि क्या है, अदिश राशि है, तो उसका जो क्षेत्र होगा वो कौन सा हो जाएगा, उसका अदिश क्षेत्र हो जाएगा। और अगर ये राशि कैसी है, सदिश राशि है, तो उसका जो क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, उसका सदिश क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास कोई एक राशि थी ए वेक्टर, ये क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर लगा के, ऊपर तीर का निशान लगा के। अगर ये राशि इसके निर्देशांक पर निर्भर कर रही है तो ये जो क्षेत्र होगा इसका क्या कहलाएगा, सदिश क्षेत्र कहलाएगा। अदिश की बात करें तो अदिश में हमने विभव की बात करी थी। अगर ये जो मान है विभव का वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसके निर्देशांक पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, उसका अदिश क्षेत्र कहलाएगा। ये किसका हो गया, सदिश क्षेत्र, ये हो गया अदिश क्षेत्र। क्लियर। अब देखिए आगे, यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। आगे देखिए, अगर हम बात करें अदिश राशि की, ठीक है, या अदिश क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अदिश क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है पृष्ठों के द्वारा। किसके द्वारा, पृष्ठों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब इसके अंदर हम जैसे हमारे पास ये निर्देशांक बनाए हुए हैं एक्स वाई और जेड, इसके अंदर हम क्या करें, पृष्ठ ले, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो ले लिया हमने, दो पृष्ठ ले लिए, दो राशियाँ ले ली, विभवी आगल ले ले, तो हम देखिए यहाँ पे मैंने मान लिया ये पूरा पृष्ठ किसको व्यक्त करेगा, विभव को व्यक्त करेगा। क्लियर। एक और पृष्ठ ले ले तो ये इस पर जो विभव होगा वो उसका मान अलग होगा। जैसे यहाँ पे पूरा विभव क्या हो गया, φ1 हो गया, तो इस पृष्ठ पर कितना होगा, φ2 होगा। मतलब जो अदिश क्षेत्र है, अदिश क्षेत्र को हम व्यक्त करते हैं पृष्ठों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, इसको पृष्ठों के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसको कोई भी एक एरिया, एक सरफेस अगर हम ऐसे बनाए कि इसको ये पूरी सरफेस है वो किसको व्यक्त करें, इसके अदिश क्षेत्र को व्यक्त करें। तो अदिश क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है पृष्ठों के द्वारा। और अगर हम बात करें सदिश की, तो सदिश को व्यक्त किया जाता है क्षेत्र रेखाओं या सदिश रेखाओं के द्वारा। जैसे कि हमारे पास ये कोई भी एक सदिश रेखा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, एक सदिश रेखा। तो सदिश क्षेत्र को तो किससे व्यक्त करते हैं, उसकी सदिश रेखाओं के द्वारा, और अदिश क्षेत्र को किससे व्यक्त करते हैं, पृष्ठों के द्वारा। अब देखिए, अगर हम बात करें इस पृष्ठ की, अगर इस पृष्ठ पर विभव का मान सारी तरफ एक समान है तो इस पृष्ठ को बोला जाता है समविभव पृष्ठ। मतलब अगर विभव का मान निकाल रहे हैं इस पृष्ठ पर, और इस विभव पर कितने ही बिंदुओं पर अगर हम देखें इन विभव का मान क्या है, समान है, तो इस पृष्ठ को अपन क्या बोलेंगे, इसका समविभव पृष्ठ। सम मतलब समान, विभव मतलब विभव। तो विभव अगर समान है इस पृष्ठ पर तो इस पृष्ठ को क्या बोला जाएगा, समविभव पृष्ठ। क्लियर। इसी प्रकार से φ2 भी एक क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ। अगर इस पर, इसके पृष्ठ पर सभी जगह विभव का मान अगर समान है तो ये भी क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो अदिश क्षेत्र को तो व्यक्त करते हैं अपन पृष्ठों के द्वारा, और यदि हम सदिश क्षेत्र की बात करें तो सदिश क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है उसकी सदिश रेखाओं के द्वारा। जैसे विद्युत क्षेत्र को देखते हैं तो विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर N से लेके N, दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, N ध्रुव और S ध्रुव, ठीक है। तो S से N और N से S, इसमें हम क्या करते हैं,
रेखाएं बनाते हैं। तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र को भी हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र में भी हम क्या लगाते हैं, रेखाएं बनाते हैं कि ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्लियर। तो अगर हम बात करें सदिश क्षेत्र को तो सदिश क्षेत्र को व्यक्त करते हैं रेखाओं के द्वारा, सदिश रेखाओं के द्वारा। और अगर विभव की अदिश क्षेत्र की बात करें तो अदिश क्षेत्र को व्यक्त करते हैं अपन पृष्ठों के द्वारा। अब देखिए आगे सदिश रेखा, सदिश क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इस सदिश रेखा के अगर हम इसके कोई बिंदु ले लें, हम इसका एक कोई भी स्पर्श बिंदु ले लिया हमने ए, क्लियर। यहाँ पे हमने कोई भी बिंदु ले लिया ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पूरा एक सदिश क्षेत्र है। और सदिश क्षेत्र को हमने किससे व्यक्त किया है, सदिश रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया है। ये सदिश रेखा बनाई है, ये किसको डिनोट कर रही है, सदिश क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। इस सदिश रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, ये अपन ने क्या बनाई है, इसकी एक स्पर्श रेखा बनाई है। तो हमारे पास ये जो सदिश क्षेत्र है, ये जो सदिश रेखा है, इस सदिश रेखा पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा जो हमने बनाई है वो व्यक्त करती है इस सदिश क्षेत्र के दिशा को, मतलब ए वेक्टर। यहाँ पे अपन ने कोई भी बिंदु ले लीजिए, एस ले लीजिए, ठीक है। तो इस पृष्ठ पर या सदिश क्षेत्र की जो सदिश रेखाओं के द्वारा जो हमने प्रदर्शित किया गया है, इसके अगर किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बनाएं तो वो स्पर्श रेखा जो है वो किसको व्यक्त करेगी, उस सदिश की दिशा को व्यक्त करेगी। जैसे अपन ने जो कोई भी सदिश लिया है उसका क्षेत्र बना दिया, अपन ने किसके द्वारा व्यक्त किया है, क्षेत्र रेखाओं के द्वारा व्यक्त कर दिया, ठीक है। इस क्षेत्र रेखा पर अगर हम कोई भी बिंदु लें और उस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा बनाएं तो वो जो स्पर्श रेखा होगी वो उस सदिश की डायरेक्शन को शो करती है, उसके सदिश की दिशा को शो करती है। क्योंकि सदिश में क्या होता है, परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी होती है। अदिश में ऐसी कोई जरूरत नहीं है दिशा की, अदिश में तो केवल उसका क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, उसका केवल मान चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस सदिश रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा उस सदिश रेखा की या उस सदिश क्षेत्र की डायरेक्शन को शो करती है, उसकी दिशा को शो करती है। फिर देखिए सदिश रेखा के लंबवत अगर हम कोई भी एक एकांक क्षेत्रफल ले, जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी एक एकांक क्षेत्रफल ले लिया, ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। सदिश रेखा के लंबवत, सदिश रेखा के लंबवत, ये हमारे पास सदिश रेखा थी, इस सदिश रेखा के लंबवत हमने क्या लिया है, एक एकांक क्षेत्रफल लिया है, ठीक है। ये छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। इस क्षेत्रफल से निकलने वाली जो सदिश रेखाएं होंगी वो सदिश रेखाएं उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। हमारे पास सदिश क्या था, ए वेक्टर। इस ए का परिमाण क्या होगा, परिमाण को कैसे लिखते हैं अपन, मॉड लगा के, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ये परिमाण किसके बराबर होगा, जो अपन ने एकांक क्षेत्रफल लिया है, इस एकांक क्षेत्रफल से कितनी सदिश रेखाएं निकल रही है, ठीक है। इस एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली जो सदिश रेखाएं हैं, सदिश रेखाएं या बोल दो या फिर रेखाओं की संख्या को बोल दो, तो रेखाओं की संख्या या सदिश रेखाओं की संख्या एक तरह से अगर हम बोले तो किसको बोलते हैं, फ्लक्स को, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, बल रेखाओं की संख्या ही तो होती है। तो यहाँ पे देखिए सदिश क्षेत्र को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, सदिश रेखाओं के द्वारा, सदिश रेखाओं के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। हमने क्या किया है कि सदिश रेखाओं के लंबवत हमने एक एकांक क्षेत्रफल लिया है, ये हमने क्या ले लिया, एक एकांक क्षेत्रफल ले लिया। इस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली हमारे पास जितनी भी सदिश रेखाएं हैं, इन सदिश रेखाओं को क्या बोलेंगे, उसका फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। तो उस सदिश का फ्लक्स क्या होगा, उसके परिमाण के इक्वल होता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी सदिश का परिमाण किसके बराबर होगा, डी फाई अपॉन डी ए के इक्वल होगा। ए वेक्टर क्या बता रहा है, ए मॉड ऑफ ए वेक्टर बता रहा है उस सदिश का परिमाण। उस सदिश का परिमाण किसके बराबर होगा, उस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या। और बल रेखाओं की संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, उसके फ्लक्स से डिनोट करते हैं, फ्लक्स को व्यक्त करते हैं अपन फाई के द्वारा,
ठीक है। तो इस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या उस सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। और दूसरी बात क्या देखी हमने कि हमारे पास अगर कोई भी एक सदिश रेखा है तो उस सदिश रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी वो किसको व्यक्त करेगी, उस सदिश की डायरेक्शन को व्यक्त करेगी, ठीक है। और यदि हम सदिश रेखा के लंबवत कोई एकांक क्षेत्रफल ले तो एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली सदिश रेखाओं की संख्या किसको व्यक्त करेगी, उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से अगर हम देखें मॉड ऑफ ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, डी फाई बाई डी ए के, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली सदिश बल रेखाओं की संख्या किसको डिनोट कर रही है, उस सदिश बल रेखाओं की उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। दो बात हमको बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखनी है, एक तो सदिश की दिशा को कौन व्यक्त करेगा, जो भी सदिश रेखाएं ली हमने उसके बिंदु पर अगर किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा बनाएं तो उसके डायरेक्शन को शो करेगी। और यदि अपन एकांक क्षेत्रफल लें और एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या देखें तो एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या किसको डिनोट करेगी, उस सदिश के परिमाण को व्यक्त करेगी। क्लियर। तो देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी ए, ठीक है। हम देखिए किसी भी एकांक सदिश की बात करते हैं, 11th-12th में सबने पढ़ रखा है, किसी भी एकांक सदिश की बात करते हैं, एन कैप की अगर हम बात करें, ठीक है, ए कैप की अगर हम बात करें तो ए कैप किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर। इसी तरह लिखते हैं अपन किसी भी एकांक सदिश को, एकांक सदिश का मान अगर हम देखें, इसका परिमाण अगर हम निकालें तो एकांक सदिश का जो परिमाण होता है वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। मतलब मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकांक सदिश ले लिया, एन कैप से डिनोट कर रही हूँ, एन कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान निकालूँ, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान निकालूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास ए वेक्टर डिवाइड बाई एन कैप। क्लियर। हमारे पास समीकरण नंबर 1 था, इस समीकरण नंबर 1 के अंदर हम मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान क्या रख दिया अपन, ए वेक्टर अपॉन एन कैप। तो देखिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर की जगह पे ए वेक्टर अपॉन एन कैप लिखते हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी ए, और जो हमारे पास अपॉन में एन कैप था उस एन कैप को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये जो मान था अपना समीकरण नंबर 2 का, इस समीकरण 2 से हमने क्या रख दिया, समीकरण 1 में मान रख दिया। समीकरण 1 में मान रखा मॉड ऑफ ए वेक्टर का, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान क्या था, ए वेक्टर अपॉन एन कैप। इस ए वेक्टर अपॉन एन कैप को हमने इस जगह पे लिखा, तो ए वेक्टर बराबर क्या जाएगा, डी फाई बाई डी ए, और अपॉन में जो एन कैप था वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। यहाँ से देखिए आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, ए वेक्टर दोनों तरफ हम एन कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यह आ जाएगा डॉट एन कैप इज इक्वल डी फाई बाई डी ए एन कैप डॉट एन कैप। एन कैप डॉट एन कैप की अगर हम बात करें तो एन कैप डॉट एन कैप इक्वल्स टू होता है 1 के, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल डी फाई बाई डी ए, और एन कैप डॉट एन कैप क्या हो जाएगा 1 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए आगे अगर मैं इसका परिमाण लूँ या फिर यहाँ से देखिए ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट एन कैप, इसको डी ए को अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, ये आ जाएगा डी फाई। फिर आगे देखिए डी फाई का मान क्या आ गया हमारे पास, ए वेक्टर डॉट एन कैप और डी ए। अगर डी ए मतलब जैसे देखिए अगर हमारे पास डी ए वेक्टर अगर हम लिखें तो वेक्टर को क्या शो करता है, उसकी डायरेक्शन को, और डी ए क्या है, उसका परिमाण है। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ए डॉट एन कैप। एन कैप तो किसको शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को, और डी ए क्या है, उसका परिमाण है। तो देखिए यहाँ से एन कैप डी ए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी ए वेक्टर। तो ये आ जाएगा अपने पास डी फाई इज इक्वल ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको बोलते हैं अपन किसी भी जो एकांक क्षेत्रफल हमने लिया था उस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाला फ्लक्स।
अगर हमको टोटल फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, फुल इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब पूरा मान आ जाएगा फ्लक्स का, और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर। क्लियर? इसको बोलते हैं उस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाला फ्लक्स। थैंक यू।